दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज किससे संबंधित हैं। आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972, ऑप्शन बी सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2012, ऑप्शन सी पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 या फिर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2012। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। एक हालिया अध्ययन के मुताबिक भारत सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजीज के तहत 50% से अधिक संकेतक प्राप्त करने में अभी भी पीछे है। सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी सभी के लिए एक बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य प्राप्त करने का खाका है। इन लक्ष्यों की नींव साल 2012 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में रखी गई थी, इसलिए विकल्प भी सही है। जबकि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए ने वर्ष 2015 में इन लक्ष्यों को अपनाया था। इसके तहत 2030 तक 17 लक्ष्य और 169 विशिष्ट लक्ष्य हासिल किए जाने हैं। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक लक्ष्यों का एक सेट तैयार करना था, जो हमारी दुनिया के सामने आने वाली पर्यावरणीय, राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो। इन्होंने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एमडीजी का स्थान लिया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2012। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, साइट समझौता किस वर्ष लागू हुआ था। आपके ऑप्शन है 1965, 1975, 1985 या फिर 1995। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 1975। हाल ही में साइट्स ने अपने 50 साल पूरे किए। साइट्स का पूरा नाम द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है। ये विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य वन्य जीवों और पौधों के अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगाना है। 1963 में अपनाए गए प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप साइट्स का मसौदा तैयार किया गया था। 3 मार्च 1973 को वॉशिंगटन डीसी में 80 देशों के प्रतिनिधियों की बैठक में इस पर सहमति बनी। 1 जुलाई 1975 से यह समझौता लागू हुआ था, इसलिए विकल्प बी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वर्ष 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड समूह में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हैं। आपके ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारत और जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान या फिर इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की एक बैठक आयोजित हुई। क्वाड का पूरा नाम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। ये 4 देशों का एक अनौपचारिक रणनीतिक समूह है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान शामिल हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। इसकी शुरुआत 2004 में हिंद महासागर में विनाशकारी सुनामी के बाद समुद्री सहयोग के रूप में हुई थी। इसे 2007 में पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा औपचारिक रूप दिया गया था। इसके प्राथमिक उद्देश्यों में से एक मुक्त, खुले, समृद्ध और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए काम करना है। क्वाड नेताओं ने 2021 में अपना पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चित दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी दी है। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी पर प्रस्तावित एक जल विद्युत सह बाढ़ मॉडरेशन योजना है, इसलिए विकल्प डी सही है। ये नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन यानी एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा विकसित की जाएगी। 2880 मेगावाट की इस जल विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत 319 अरब रुपए है। इसे पूरा होने में 9 साल लगने की उम्मीद है। इस परियोजना का लक्ष्य दिबांग घाटी में 278 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध का निर्माण करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेकांग डेल्टा किस देश में स्थित है। आपके ऑप्शन है वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड या फिर जापान।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वियतनाम। हाल ही में कंबोडिया में इरावदी डॉल्फिन के लिए मेकांग नदी में एक सुरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। बता दें कि मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 2700 मील है। ये 6 देशों से होकर बहती है, जिसमें शामिल है चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ये नदी दक्षिण चीन सागर में गिरने से पहले वियतनाम में मेकांग डेल्टा का निर्माण करती है, इसलिए विकल्प ए सही है। बताते चलें कि इरावदी डॉल्फिन एक स्तनपायी जलीय जीव है जिसकी आयुसीन स्थिति इंडेंजर्ड है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 दिया गया है? आपके ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पोर्टर पुरस्कार 2023 प्राप्त किया है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह पुरस्कार कोविड-19 के प्रबंधन में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता देता है। इसकी घोषणा प्रतिस्पर्धा संस्थान यानी IFC और यूएस एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर यानी USATMC स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित द इंडिया डायलॉग में की गई। इस पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री माइकल ई पोर्टर के नाम पर रखा गया है। ये उत्कृष्ट जापानी कंपनियों को पहचानने और जापानी उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषताएं या सिद्धांत क्या हैं? पहला, नाम मात्र और वास्तविक अधिकारी। दूसरा, सामूहिक उत्तरदायित्व। तीसरा, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। चौथा, दोहरी सदस्यता। दिए गए कोड का उपयोग कर सही विकल्प आपको चुनना है। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। भारतीय संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय रूप का प्रावधान करता है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में, जबकि 163 और 164 राज्यों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान करते हैं। भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं या सिद्धांत हैं। पहले बात करते हैं नाम मात्र और वास्तविक अधिकारी की। तो राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यकारी अधिकारी हैं, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख हैं, जबकि प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख हैं। ऐसी ही दूसरी विशेषता सामूहिक उत्तरदायित्व है। ये संसदीय सरकार का आधारभूत सिद्धांत है। मंत्री सामूहिक रूप से संसद के लिए सामान्य रूप से और लोकसभा के प्रति विशेष रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये प्रावधान अनुच्छेद 75 में मिलता है। इसी तरह एक अन्य विशेषता प्रधानमंत्री का नेतृत्व है और एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता दोहरी सदस्यता है। मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी। 1, 2, 3 और 4 सभी कूट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी हरियाणा। हाल ही में भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान में गेहूं फसल की स्थिति की निगरानी समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस निगरानी समिति का गठन कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा किया गया था। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में स्थित है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसका मुख्य कार्य गेहूं और जौ की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुसंधान करना है। ये सतत फसल उत्पादन और फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकियों के समन्वय एवं विकास पर भी कार्य करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी हरियाणा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? आपके ऑप्शन है बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी CPCR अधिनियम 2005, बाल अधिकार संरक्षण आयोग CPCR अधिनियम 2000, बाल अधिकार संरक्षण आयोग CPCR अधिनियम 1995 या फिर बाल अधिकार संरक्षण आयोग CPCR अधिनियम 1990। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी CPCR अधिनियम 2005। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है। बता दें कि NCPCR बच्चों के अधिकार से जुड़े मामलों के लिए एक राष्ट्रीय निकाय है।
इसका गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी CPCR अधिनियम 2005 के तहत किया गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत काम करता है। इस आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, जिनमें कम से कम 2 महिलाएं होते हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चित जियोर्जिया मेलोनी किस देश से जुड़ी हुई हैं? आपके ऑप्शन है फ्रांस, क्रोएशिया, इटली या फिर जर्मनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, इटली। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक की। बैठक के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच राजनीतिक, व्यापार और रक्षा जैसे क्षेत्रों पर बातचीत हुई। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। वह 8वें रायसीना डायलॉग 2023 की मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता रही। आपको बता दें कि 8वें रायसीना डायलॉग का आयोजन 2 से 4 मार्च तक नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, इटली। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन तय करता है? आपके ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत चुनाव आयोग या फिर भारत के उपराष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, भारत के राष्ट्रपति। चलिए इस प्रश्न से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने संसद के सेंट्रल हॉल में 4थे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में लोकसभा के लिए एक अध्यक्ष यानी स्पीकर और एक उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के लिए एक सभापति और एक उपसभापति का प्रावधान किया गया है। स्पीकर को लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों के बीच से चुना जाता है। जब भी स्पीकर का पद खाली हो जाता है तो लोकसभा रिक्ति को भरने के लिए एक और सदस्य का चुनाव करती है। इसके चुनाव की तारीख भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है, इसलिए विकल्प भी सही है। इसकी शक्तियों और कार्यों में शामिल है वह सदन के अंदर भारत के संविधान के प्रावधानों, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों तथा संसदीय मामलों का अंतिम व्याख्याकार होता है। वह किसी विधेयक के धन विधेयक होने या नहीं होने का फैसला करता है और इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होता है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, भारत के राष्ट्रपति। चलिए वक्त हो चला है आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रेणुका देवी बरकाती, ऑप्शन बी हेकानी जाखलू, ऑप्शन सी गुल अख्तारा बेगम या फिर ऑप्शन डी प्रमीला रानी ब्रह्म। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।